Very good morning, students. I hope you all are happy and safe at your home. Today, first of all, we revise from initial, then we will continue next topic gold leaf electroscope. So, let's revise. Chapter 1 Electric field and Unit 1 Electrostatic. Electrostatic, it is the branch of physics which deals with the study of force, electric field and potential arising from static charges is called electrostatic. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब हमने देखा था क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस दैट मीन्स रेस्ट चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, उनके वजह से कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज हो रहा है, उनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हो रहा है और उनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराइज हो रहा है, उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रुके हुए चार्जेस की वजह से, रेस्ट चार्जेस की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है तो हम उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी विच अराइज फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के टॉपिक में हमने सबसे पहले देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है? ग्रीक वर्ड से, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अंबर, जो होता है एक नेचुरल प्लास्टिक जो प्लांट में फाउंड होता है। फिर क्या ये अंबर कहाँ से आया, किसने पहले फाउंड किया? तो अंबर जो है वो नेचुरल प्लास्टिक है, अगर वो रब करते हैं वूल से या सिल्क क्लोथ से तो वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को दैट मीन्स ड्राई लीव्स को अट्रैक्ट करता है। ये किसने फाउंड किया था? थेल्स ऑफ मिलेटस ने। तो ये आपका इसका इंट्रोडक्शन हुआ। नाउ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है बुक का, और हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में से जो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है वो होता है डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी अगर हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? और हमें पता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था, पढ़ा था हमने कि ये क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो कैसी प्रॉपर्टी है? जो इलेक्ट्रिक फोर्स अराइज करती है। ठीक है, तो द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। तो एक पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है। तो इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड अ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल Q से। चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट दैट मीन्स I और टाइम मीन्स T। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट चार्ज का क्या है? कूलम। इसका सिंबल क्या है? C। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द चार्ज M0 L0 T1 A1, क्योंकि इसमें क्या है? सिर्फ एक करंट है, इसकी वजह से A1 आया, एम्पियर टाइम है सेकेंड, इसकी वजह से T1 आया, kg नहीं है, सेंटीमीटर मीटर नहीं है, इसलिए M0 और L0। चार्ज के टू टाइप्स ऑफ चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन, एक नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन। ये टू टाइप्स ऑफ चार्ज किसने फाउंड किए थे कि टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये फाउंड किए थे। अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज के दूसरे यूनिट्स क्या हैं? CGS यूनिट जो है चार्ज का स्टेट कूलम है, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, स्टेट कूलम। और फ्रैंकलिन जो है वो साइंटिस्ट के नेम पे है। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। और अदर यूनिट्स भी हैं चार्ज के। तो दूसरा यूनिट क्या है चार्ज का? फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। तो हमने चार्ज के 4 यूनिट देखे। फर्स्ट यूनिट SI यूनिट जो है कूलम, उसको हम C से डिनोट करते हैं। फिर बाकी हमने देखे जो सारे CGS यूनिट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो स्टेट कूलम, देन फैराडे और फ्रैंकलिन। तो 3 यूनिट है, स्टेट कूलम, फैराडे एंड फ्रैंकलिन।
ओके, वो 1 फैराडे 96,500 कूलम। फिर हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और इसलिए चार्ज को हम स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज को हम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो कि एक बॉडी के पास ये चार्जेस है +4Q -4Q +3Q +2Q, तो उस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितने होंगे, तो इन सबको एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। +4Q -4Q गया, कट हो गया 3Q + 2Q, तो 3 + 2 5Q, तो टोटल चार्ज उस बॉडी के पास 5Q हो गया। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज की इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस मतलब इनवेरी, जो वेरी नहीं हो सकता। तो इनवेरियंस मतलब नो चेंज, जो वेरी नहीं हो सकता। तो चार्ज एट रेस्ट पोजीशन एंड चार्ज एट मोशन, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। चार्ज अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तभी भी उसमें उतना ही चार्ज होगा जब वो मोशन में होगा। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मास। ये नोट है, ये टॉपिक नहीं है, ये जस्ट बताने के लिए कि भाई जैसे चार्ज जो है वो रेस्ट पोजीशन में और मोशन में चेंज नहीं होता, बट मास के साथ ऐसा नहीं होता। मास जो है वो रेस्ट पोजीशन में अलग होता है और मोशन में अलग होता है, बट इसकी एक कंडीशन है कि वो जो पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एल्जेब्रिकली चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं इसलिए चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज जो है वो वेरी नहीं होता, रेस्ट पोजीशन में भी चार्ज की वैल्यू वही होती है जो मोशन में होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन मतलब चार्ज जो है वो कभी क्रिएट नहीं कर सकते, उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे हर कंजर्वेशन के लॉ में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो है हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ही मिलेगा हमको, जैसे 4E मिल सकता है, 5E मिल सकता है, +2E मिल सकता है, -3E मिल सकता है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज एक बॉक्स में चॉकलेट्स हैं, तो 10 चॉकलेट्स है, तो 10 चॉकलेट्स जो है वो पूरी फुल मिलेगी, उसमें कोई टुकड़ा नहीं होगा। तो चार्ज जो है उसका कोई टुकड़ा नहीं होता है, वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होता है। 1 होगा, 2, 3, 4, कभी 1.5 चार्ज नहीं होगा। ओके, 1.5E नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी नेचर में चार्ज जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में मिलता है। और ट्रांसफ़र जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो भी इंटीग्रल फॉर्म में होंगे, कभी आधा इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं जाएगा, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म के इलेक्ट्रॉन्स ही, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नहीं जा सकता। चार्ज कैन ओनली फाउंड इन इंटीग्रल फॉर्म। आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और रिविज़न भी अच्छे से हो रहा होगा। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप फिज़िक्स का रिवीजन नहीं करोगे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे और पीछे का भूल जाओगे। सो प्लीज़ रोज़ का रोज़ रिवीजन करें, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कि अभी पढ़ाया वो याद करना है और पीछे का भूलते जाना है। नाउ क्वांटम वैल्यू ऑफ और एलिमेंट्री वैल्यू ऑफ चार्ज। क्वांटम वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू जो है होती है चार्ज की, ई की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जिस तरीके से मैंने कहा था आपको कि भाई एक बॉक्स में 10 चॉकलेट है, तो 10 चॉकलेट है, ओके, उसमें से एक भी चॉकलेट टूटी हुई नहीं है, बट एक चॉकलेट का कितना है ना, एक चॉकलेट कितने की है, तो हम बोल सकते हैं कि एक चॉकलेट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि एक चॉकलेट जो है वो 1.5 रुपये की है। तो चॉकलेट कितने रुपए की है, वो 1.5 रुपये की है, वो नॉन इंटीग्रल फॉर्म में हो सकता है, पर उस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स है वो नॉन इंटीग्रल फॉर्म में नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज जो है वो नेचर में फाउंड होंगे इंटीग्रल फॉर्म में, ठीक है, बट एक E की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 E। और
ठीक है। नाउ टाइप, फिर हमने देखा था नेक्स्ट टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो हमने देखे थे 3 टाइप्स होते हैं चार्जिंग के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने देखा कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स को जब हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है, उसका हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं और बॉडी चार्ज होती है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो होती है नेगेटिव बॉडी, और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो होती है पॉजिटिव बॉडी। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है लूज होते हैं जिस बॉडी से, वो पॉजिटिव, और जो ले रहा है वो नेगेटिव बॉडी। तो इस तरीके से बॉडी चार्ज होती है, एक पॉजिटिव हो जाती है और एक नेगेटिव हो जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ हमने चार्जिंग देखी, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब चार्जिंग बाय कांटेक्ट भी हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, सेकेंड टॉपिक प्रोसेस में कि दो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स थे, उसको हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे पुटअप किया था। इसको फिगर से मैं बताती हूँ, आपको रिवाइज करवाती हूँ फिगर के थ्रू। दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक चार्ज है और एक अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल है, जैसे अगर इसके अंदर 4 प्रोटॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये न्यूट्रल है। तो जब अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये जो है इधर इन दोनों में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू रिपल्शन, तो यहाँ पे 6 चार्जेस हैं तो 3 इधर चले जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, तो इनका रिपल्शन इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे। फिर आफ्टर सेपरेशन 3 चार्ज इधर हो जाएंगे, 3 चार्ज। तो अनचार्ज बॉडी को हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो अगर सामने वाली बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो अनचार्ज बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी ही होगी। अगर सामने वाली बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो ये सामने वाली अनचार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी होगी। नाउ थर्ड हमने प्रोसेस देखा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने देखा था कि हम बिगर टच किए सामने वाली बॉडी को एक बॉडी को हम चार्ज करते हैं। तो हमने ये अनचार्ज बॉडी ली है, एक मेटेलिक बॉल या कंडक्टिंग स्फीयर बोल सकते हैं, उसके सामने हमने चार्ज की हुई ग्लास रॉड लाई है जो पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, ये तो न्यूट्रल है, यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के पास में क्या आएगा, नेगेटिव ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो ये पॉजिटिव जो है वो दूर चला जाएगा। अब इसको हटाना है हमें, तो इसको हटाने का तरीका है अर्थिंग कर दो। अर्थिंग कर दिया तो ये हट गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। अब बचा हमारे पास नेगेटिव, अब अर्थिंग को हटा दो। अर्थिंग को हटा दिया, फिर लास्ट में हम रॉड को हटा देंगे। अर्थिंग को हमने हटा दिया, अब हम किसको हटाएंगे, रॉड को हटाएंगे। रॉड को हटा दिया तो ये जो चार्जेस है वो क्या हो गए, रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए, इसको बोलेंगे। तो हमने इस अनचार्ज बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो ये कौन सा तरीका है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, नॉन कॉन्टैक्ट तरीका। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। अब आज ये नया टॉपिक है, यहाँ तक हमने कल किया था। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करता है कि भाई सामने वाली बॉडी चार्ज है कि नहीं है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो एक कोई भी बॉडी है, अगर इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के पास लेके आते हैं तो वो बताता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कि ये बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो ये क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या करता है, इसका काम क्या है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या काम करता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। उस बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं है, वो बॉडी चार्ज है कि नहीं है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम, किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये है ग्लास जार, ये है कॉर्क, यानी पैक करते हैं ग्लास जार को, वो कॉर्क इंसुलेटर होता है रबर के जैसा। नाउ ये जो है वो एक है मेटल रॉड, मेटल की पूरी रॉड है। और यहाँ पे ये जो दो ऐसे दिख रहे हैं वो एक गोल्ड की पत्तियाँ हैं, बहुत पतली होती है, गोल्ड बहुत थिन होता है। ठीक है, गोल्ड की लीफ है, 2 लीफ है। ठीक है, अब ये कॉर्क, ये ग्लास जार, मेटल रोड, गोल्ड लीव्स और ये अर्थ कांटेक्ट पॉइंट। ना ये कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब इन अ ग्लास जार हम कैसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्ड्स के अंदर, फिर हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। द ग्लास जार, देयर इज इन अ ग्लास जार देयर इज मेटल रॉड, इन द एंड ऑफ मेटल रॉड के एंड पे गोल्ड की लीफ को अटैच किया हुआ है। देयर इज मेटल डिस्क एट द अपर एंड ऑफ द रॉड, और ये जो डिस्क है ये मेटल डिस्क है, ठीक है, इसको हम मेटल डिस्क बोलेंगे, मेटल डिस्क। देयर इज मेटल डिस्क एट द अपर एंड ऑफ द रॉड। नाउ और क्या बोल सकते हैं हम लोग कि गोल्ड लीफ जो है उसको अटैच कर दिया मेटल रॉड से। ओके, ग्लास जार इज पैक्ड और क्लोज टाइटली विथ कॉर्क, तो उसको हमने ग्लास जार को पैक कर दिया है टाइटली विथ कॉर्क। नाउ वर्किंग मैं एक बार डायग्राम से बताती हूँ, फिर आपको वर्ड्स में बताती हूँ। वर्किंग, तो ये आपने देखा ग्लास जार है, ये मेटल की रॉड है, मेटल की डिस्क है, गोल्ड लीव्स है। अब ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो ये चार्ज बॉडी है। जैसे ही हम इस चार्ज बॉडी को इधर मेटल डिस्क पे टच करेंगे, मेटल डिस्क पे, नाउ वर्किंग ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करेगा ये, तो जैसे ये चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी को हम मेटल डिस्क के पास लेके आएंगे, इसको कांटेक्ट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज मेटल है। मेटल क्या होता है? कंडक्टर। तो कंडक्टर, तो पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे किससे जाएंगे? ये भी मेटल पूरी रॉड है, तो सपोज ये चार्जेस का पूरा पॉजिटिव चार्जेस से भरा हुआ है। पॉजिटिव चार्जेस यहाँ गए क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्शन में चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। इधर भी पॉजिटिव चार्जेस गए क्योंकि गोल्ड भी कंडक्टर है, और इधर भी पॉजिटिव चार्जेस गए क्योंकि ये भी गोल्ड की लीफ है। दोनों गोल्ड की लीफ है, दोनों में पॉजिटिव चार्जेस गए। अब पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, और लीव्स है एकदम हल्की है, बहुत थिन है, तो क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव कौन से चार्जेस हैं? लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? रिपल हो जाएंगे और सेपरेट होंगे। इसको हम बोलेंगे डाइवर्ज होंगे, ठीक है। तो अलग होंगे, अलग होना मतलब डाइवर्ज होंगे। तो थोड़े डाइवर्ज हुए मतलब चार्ज, ये बॉडी थोड़ी चार्ज है। ज़्यादा डाइवर्ज हुए तो ये बॉडी ज़्यादा चार्ज है, और ज़्यादा डाइवर्ज हुए तो ये बॉडी और ज़्यादा चार्ज है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी विल डिटरमाइंड बाय द डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीव्स। तो जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा हम बोल सकते हैं बॉडी उतनी ज़्यादा चार्ज है। अगर इधर डाइवर्जेंस नहीं होता है, अगर यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता है, ऐसे रहती है गोल्ड लीव्स, तो हम बोल सकते हैं ये बॉडी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। नाउ इसको हम वर्किंग को मैं रीड करके बताती हूँ आपको वर्ड्स में। When charge body is taken to be in contact with metal disc, जब चार्ज बॉडी को मेटल डिस्क के कांटेक्ट में लेके आते हैं, then some charge gets transfer, कुछ चार्ज क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है to the gold strips, and gold strips move away from each other। तो क्या हो जाती है? गोल्ड स्ट्रिप्स मूव अवे। और डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड स्ट्रिप्स प्रोपोर्शनल, इट्स कॉल्ड प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ चार्ज। दैट मीन्स जितना डाइवर्जेंस होगा उतना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। इफ अ चार्ज बॉडी इज टेकन टूवर्ड्स द ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, अगर चार्ज बॉडी पहले से ही इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज है उसके पास लेके जाते हैं चार्ज बॉडी को, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास, और चार्जेस जो होंगे बॉडी पे और इलेक्ट्रोस्कोप पे अगर सेम होते हैं तो गोल्ड स्ट्रिप्स और ज़्यादा रिपल करेगी और ज़्यादा दूर जाएगी। अगर जो चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज अलग है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। इफ़ बॉडी एंड इलेक्ट्रोस्कोप हैव अनलाइक चार्ज, यानी बॉडी में अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोस्कोप में पहले की बॉडी का नेगेटिव चार्ज रखा गया है, ठीक है, तो क्या होगा? हैव अनलाइक चार्ज, देन द गोल्ड स्ट्रिप्स अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। तो गोल्ड स्ट्रिप्स क्या होगी? अनलाइक चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगी,
ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये भी पता कर सकते हैं कि सपोज पहली वाली जो बॉडी थी वो कौन सी थी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी कि नेगेटिव चार्ज बॉडी थी। जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल पेपर पे करके बताती हूँ। सपोज ये बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये इलेक्ट्रोस्कोप है। जस्ट रफली बना रही हूँ मैं। और ये गोल्ड की लीव्स है मेटल डिस्क के, इसको मैंने इससे टच किया। अभी ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो अनचार्ज है, चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रोस्कोप पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही इसको टच किया तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्जेस हो गए, पॉजिटिव चार्जेस हो गए। ये अर्थिंग है। अगर मेरे को इसको इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रलाइज करना है तो मैं इसको अर्थिंग कर दूंगी, मेटल रॉड को नीचे अर्थिंग कर दूंगी तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो चार्जेस अर्थ में चले जाएंगे। अब ये है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो सिर्फ अमाउंट ऑफ चार्ज बता रहा है कि हाँ ये बॉडी जो है इसमें चार्ज है, ये बॉडी चार्ज है और ये दूर जा रहा है, ज़्यादा दूर जा रहा है तो इस ज़्यादा चार्ज है, कम दूर जा रहा है तो कम चार्ज है, पर बॉडी चार्ज है। अगर दूर जा रहा है, लीव्स अलग हो रही है, सेपरेट हो रही है तो चार्ज है, अगर लीव्स सेपरेट नहीं होगी तो ये अनचार्ज बॉडी है। पर अभी तक इस इलेक्ट्रोस्कोप से, इस प्रोसीजर के थ्रू हम ये नहीं बता सकते कि ये बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सपोज इसी की तरह अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी पास में लेके आऊँगी तो ये नेगेटिव 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 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, नेगेटिव, और ये इसमें क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज बॉडी टच की, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेटल रॉड से जाएंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो रिपल्शन होगा। तो इस केस में भी रिपल्शन होगा, सिर्फ ये बता रहा है कि ये बॉडी चार्ज है, पर हमको ये नहीं पता कि ये नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है। इस केस में भी रिपल्शन होगा, हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज है, क्योंकि हमको नहीं पता कि ये बॉडी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दोनों केस में रिपल्शन होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज बॉडी पास में लेके आए चाहे नेगेटिव बॉडी, तो रिपल्शन होगा। बस ये बता सकता है कि अमाउंट ज़्यादा रिपल्शन होगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, कम रिपल्शन होगा तो कम बॉडी चार्ज है। अगर हमको ये पता करना है कि हमने जो बॉडी लाई है पास में ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये इसको हम न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। अब इस बॉडी को मैं रिमूव कर देती हूँ, रिमूव कर दिया इस बॉडी को। ठीक है, अब मैं दूसरी बॉडी पास में ला रही हूँ, इसको रिमूव कर दिया। ओके, अब दूसरी बॉडी पास में ला रही हूँ जो है पॉजिटिव चार्ज बॉडी। अब इसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी इसमें ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र होके दोनों लीव्स में जाएंगे, तो चार्ज और बढ़ गया, चार्ज और बढ़ गया तो ये और ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं और ज़्यादा दूर हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो फर्स्ट बॉडी हमने लेके आई थी वो कौन सी थी, पॉजिटिव थी। ओके, अगर सपोज मैं ये बॉडी नहीं लाती हूँ, अब मैं दूसरी नेगेटिव बॉडी लाती हूँ पास में। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेगेटिव बॉडी से इधर नेगेटिव जाएगा, अब ये पॉजिटिव नहीं जाएगा, अब कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव। तो क्या होगा, ये नेगेटिव, अब क्या होगा, नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, तो एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। रिपल्शन की जगह और क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये पास में आने लगेगा तो हमको पता चल जाएगा कि हमने नेगेटिव लाया यहाँ पे। ठीक है, तो पास में कौन आया, दूसरा बॉडी कौन था, पॉजिटिव था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये कौन सी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। ठीक है, इसमें हम सेपरेशन हो रहा है, हमको नहीं पता, ये अननोन है, हमने कौन सी बॉडी लाई है, पॉजिटिव लाई है कि नेगेटिव लाई है, ये हमें सपोज नहीं पता।
ठीक है। अब इसने ये तो बता दिया कि ये बॉडी जो है वो चार्ज है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, रिमूव करने के बाद इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया है हमने, अब इसको पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाएंगे तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो हमको पता चल जाएगा कि जो पहली बॉडी हमने लाई थी पास में वो कौन सी थी, नेगेटिव थी। ठीक है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि अगर द चार्ज बॉडी एंड द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स are unlike, then leaves get attract. If charge body and electroscope are like, and it will then repel more. तो अगर इलेक्ट्रोस्कोप और जो चार्ज बॉडी जो हमने लाई है वो क्या होगी, सेम होगी, तो क्या होगा, रिपल्शन और ज़्यादा होगा। ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आ रहा है। वैसे ये जो है वो आपके नॉलेज के लिए है। एग्ज़ाम में सिर्फ इतना पूछते हैं कि व्हाट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट एंड द वर्किंग ऑफ इट। इतना मैं आपको इधर टिक कर देती हूँ कि आपके कोर्स में यहाँ तक है। ये जो है वो अगर हमें जानना है कि जो हमने बॉडी लाई है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है कि नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो हम इस प्रोसेस से हम जान सकते हैं। ओके, तो हमें एग्ज़ाम में तो यहीं तक लिखना है। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ गोल्ड लीफ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्योंकि गोल्ड लीफ का मेन जो काम है वो सिर्फ इतना ही है कि बॉडी में चार्ज प्रेजेंस है या नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम।